नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं एक नई पहल जिसमें यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस के पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने वाले हैं हम आज 2018 वर्ष के साथ और आज GS1 का डिस्कशन रहेगा। ये जो पूरा डिस्कशन है, देखिए इसमें एक पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो सवाल है, सबसे पहले उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। यानी क्वेश्चन में भाई पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे उसका उत्तर बनाना चाहिए और उत्तर में क्या क्या विभिन्न आयाम आपको यहाँ पे जोड़ने हैं, क्या डायमेंशंस आपको लिखने हैं, ये हम इस एनालिसिस में देखेंगे। फिर इस एनालिसिस के ही आधार पे एक मॉडल आंसर हम लोग तैयार करेंगे और ये जो क्वेश्चन की विषय वस्तु है, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, उसी से जुड़े हुए और फैक्ट्स को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ये फैक्ट्स आने वाले मेंस में आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इन फैक्ट्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं। अगर इनके बारे में आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले इसके साथ जुड़े हुए कुछ फंडामेंटल्स या कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। जैसे जो भी आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले उसकी डिमांड को, उसकी मांग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे समझेंगे? प्रश्न में एक मुख्य शब्द दिया होगा या मैं कहूँ तो एक कीवर्ड दिया होगा, उसको सबसे पहले पहचानना है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके बाद आपको उसको समझना है और उसके अनुसार ही अपने उत्तर को फ्रेम करना है। अब आप जब भी अपना आंसर लिखते हैं तो देखिए आंसर को आप 3 भागों में बांटिए। सबसे पहले शुरुआत आप करिए इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। भाई मैं अपने यहाँ पे आंसर में क्या कहने वाला हूँ उसकी थोड़ी सी भूमिका मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और इसके साथ जुड़ी हुई अगर कुछ टेक्निकल बातें देखें तो ये 1/10 भाग कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी अगर आप 200 शब्दों का उत्तर लिखने वाले हैं तो करीब 20 शब्दों का आपका इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। अब भाई इंट्रोडक्शन में हम लिखें क्या? तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि इंट्रोडक्शन में या तो आप किसी भी चीज़ की परिभाषा लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, नहीं तो उससे जुड़े हुए कोई फैक्ट लिख दीजिए, नहीं तो उसका कुछ बैकग्राउंड लिख दीजिए। बैकग्राउंड यानी कि उस चीज़ से पहले, उस इवेंट से पहले क्या हो रहा था और उसके बाद क्या होने लगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जीएसटी का। जीएसटी में अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप या तो लिख सकते हैं जीएसटी की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, यानी कि भाई ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ऐसे करके पूरी परिभाषा आप लिख सकते हैं, या इससे जुड़े तथ्य या फैक्ट। फैक्ट में आप क्या लिखेंगे कि कब शुरू किया गया, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, या फिर इसका बैकग्राउंड आप लिखेंगे कि इससे पहले क्या होता था और इसके बाद क्या होता है। यानी कि जीएसटी के अंदर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए हैं, ये आप इस जगह लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी भूमिका जो आप बनाएंगे, जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें ये तीनों चीज़ें लिख के आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला भाग होता है कंटेंट का या विषय वस्तु का। यहाँ पे आपको अपना सारा कंटेंट लिखना है। जो क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे आपको उसको एड्रेस करना है, यहाँ पे आपको उसकी मांग के अनुसार उत्तर लिखना है। अब इसको समझिए, अगर आप कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं तो आपका जो पक्ष है वो कब मजबूत होगा? जब आप उससे जुड़े हुए प्रूफ देंगे, जब आप ज़्यादा सबूत देंगे। यही सेम चीज़ आपके उत्तर में भी अप्लाई होती है। अगर आप अपने उत्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं,
वजनदार और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी बात का कहीं ना कहीं सबूत दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा है कि भाई भारत में पिछले कुछ वर्षों में जो गरीबी है वो बढ़ी है, तो अभी ये बात जो है ये सुपरफ्लुअस है, ये हवा में बात है। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको किसी डेटा का उल्लेख करना इंपॉर्टेंट है, या किसी रिपोर्ट में अगर ये बात कही हो, भले ही विश्व बैंक ने कही हो या किसी और ऐसे संगठन ने कही हो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय ऑथेंटिसिटी है, तो उसकी रिपोर्ट की कुछ लाइनें यहाँ पे आप जरूर लिखें, उससे आपका उत्तर मजबूत बनेगा। और फिर इसके बाद आता है हमारा निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन। दोस्तों जो कंक्लूजन है वो आपको बैलेंस्ड रखना है। आपको ये दिखाना है कि आप आशावादी दृष्टिकोण के साथ एग्जाम में उतरे हैं। यानी अगर कोई प्रॉब्लम दी गई है आपके क्वेश्चन में, तो निष्कर्ष तक आते आते आपको उसका सल्यूशन, उसका समाधान लिखना है। आपको इसे पॉजिटिव रखना है और आपको इसे संतुलित रखना है। ना तो आपको एक तरफ झुकना है कि कहना है ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ना आपको ये कहना है कि भाई ये चीज़ से बेहतर कुछ नहीं है, ये तो क्रांति ले आएगी, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको रखना है संतुलित, यानी एक मध्यम मार्ग पे आपको चलना है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारा 2018 वर्ष का GS1 का पेपर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय रियासतों के विलीनीकरण के ऊपर, और उसमें भूमिका बतानी है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इसका जो मुख्य शब्द है वो है स्पष्ट करें। यहाँ पे आप देखिए लिखा है, इधर आप देखेंगे तो ये एक्सप्लेन करें मुख्य शब्द के तौर पे या कीवर्ड के तौर पे लिया गया है। अब देखिए सरदार पटेल का आपको रोल बताना है प्रिंसली स्टेट के इंडिया में इंटीग्रेशन के लिए। अब बहुत लोग इसमें गलती क्या करेंगे, हम लोग जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में सोचते हैं तो हमको यही याद आता है कि उन्होंने फोर्सेस भेजी, उन्होंने आर्मी भेजी, उन्होंने किस प्रकार बल के प्रयोग से, ताकत के प्रयोग से अलग अलग रियासतों को भारत में मिलाया। तो आमतौर पे हम लोग ऑपरेशन पोलो के बारे में लिखते हैं जो कि हैदराबाद में किया गया, हम लोग जूनागढ़ का एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये सिर्फ इस प्रश्न का एक भाग है, ये पूरा प्रश्न एड्रेस नहीं करता। प्रश्न में आपको उनकी भूमिका के बारे में लिखना है। और आप सोचिए, अगर कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं लोगों को समझा के कार्य किया जाए। अगर समझा के ही, बातचीत करके ही काम बन गया तो फोर्स का यूज करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग तरीकों से यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने अनुनय या फिर परसुएशन की पॉलिसी अपनाई, जहाँ पे लोगों से आग्रह किया, प्रिंसली स्टेट के नवाबों से, महाराजाओं से आग्रह किया कि आप भारत में आके मिलिए और हमारे साथ मिलके एक सशक्त भारत बनाने की पहल को पूरा कीजिए। फिर कुछ जगह उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और उसी डिप्लोमेसी के आधार पे कुछ और प्रिंसली स्टेट्स का भारत में इंटीग्रेशन करवाया। अगर ये दोनों ही जगह पे काम नहीं बनी, फिर उन्होंने फोर्सफुली या बाय फोर्स इस प्रकार के इंटीग्रेशन को पूरा किया। तो इस क्वेश्चन के ये 3 आयाम हैं। अगर हम सिर्फ फोर्स के बारे में कह के या उत्तर लिख के रुक जाएंगे तो वो अधूरा उत्तर होगा, उसमें हमको मार्क्स उतने नहीं मिल पाएंगे जितने मिलने चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, इन तीनों ही आयाम को आपको अपने उत्तर में कवर करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने यही लिखा है कि रियासतों को मनाने के जो जो अलग अलग तरीके हैं, जो अलग प्रयास किए सरदार पटेल ने, उन सभी का आप यहाँ जिक्र करें और केवल एक ही आयाम तक आप अपने उत्तर को सीमित ना रखें, बल्कि जो हमने अभी डिस्कस किया इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग आयाम अपने उत्तर को दीजिए। तो देखिए उत्तर का जो बैकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें मैं शुरुआत में बैकग्राउंड लिखूंगा। उस समय क्या करीब 560 से भी ज़्यादा रियासतें थी भारत में और उन सब का इंटीग्रेशन या विलीनीकरण सरदार पटेल के
टैक्टिक्स से, सरदार पटेल के प्रशासनिक कौशल से, दूरदर्शिता से ही संभव हो पाया। उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनकी फोर साइटेडनेस जो थी, उसने इस प्रकार की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया कि इन रियासतों का भारत में इंटीग्रेशन कराया जा सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, हमने अलग अलग आयाम कवर करने की कोशिश की है। भाई लिखा यह है कि सरदार पटेल ने परसुएशन और फोर्स दोनों का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये आप ध्यान रखें, अपने उत्तर में भी आप ये दोनों ही चीज़ें मेंशन करने की कोशिश करें। सबसे पहले अपील या फिर अनुनय की हम बात करेंगे। किसी से भी अगर हमको बातचीत करनी पड़ती है तो हम मीटिंग बुलाते हैं, हम उसको चाय पे बुलाते हैं या लंच पे बुलाते हैं। इसी प्रकार सरदार पटेल ने लंच पार्टीज का आयोजन करके जो रियासत के राजा थे उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और उनसे आग्रह किया कि आप भारत में मिलिए, मेरे साथ मिलकर आप एक सशक्त भारत बनाने की पहल को आगे बढ़ाइए, भारत के नए संविधान के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। इस प्रकार से सरदार पटेल ने पहले उनसे आग्रह किया। कई लोग अब इस आग्रह को मान गए। फिर सरदार पटेल ने कहा कि 3 ऐसे मामले हैं जो आप भारत सरकार को दे दीजिए, जिसमें एक रक्षा का था, एक विदेशी मामलों का विषय था और एक संचार यानी कम्युनिकेशन का विषय था। देखिए, इसको समझने के लिए पीछे की थोड़ी कहानी समझते हैं। भारत अपनी आज़ादी के बाद बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा था, बहुत सारी चुनौतियां थी। हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम थी, माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकार कैसे दिए जाएं ये बड़ी समस्या थी। भयंकर तरीके से समाज में असमानता फैली हुई थी, इनइक्वालिटी थी। और सबसे बड़ी समस्या, देश इंटीग्रेटेड नहीं था, उसमें छोटे 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 बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। कहा जाता है कि उस समय जो भारत था वो एक ना होके 2 भारत थे, एक तो अंग्रेजों का भारत ब्रिटिश इंडिया और एक रियासतों वाला भारत यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया। इन दोनों को मिला के एक भारत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 1947 से शुरू हुई इस प्रक्रिया को 1949 में जाके पूरा किया गया। सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों का बहुत बड़ा, बहुत अहम योगदान रहा इस एकीकरण में। और अगर उस समय ये नहीं हुआ होता तो आज जिस तरीके से आप भारत को देख पा रहे हैं, ऐसा इंटीग्रेटेड यूनिफाइड इंडिया हमें देखने को नहीं मिलता। तो जैसा हमने डिस्कस किया, पटेल ने अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए। एक अपील और परसुएशन यानी कि अनुनय की उन्होंने रणनीति अपनाई। इसके तहत उन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी, जैसे कि 10 जुलाई को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जहां पे पटेल ने ग्वालियर और पटियाला के महाराज को बुलाया और भी कई छोटी छोटी रियासतों के महाराज मीटिंग में आए और उनको समझाया कि हम और आप मिलकर एक सशक्त भारत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी बातों का कुछ हद तक प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहा गया कि आप एक्सीड कर दीजिए यानी त्याग कर दीजिए 3 विषयों का, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, और वो भारत सरकार को सौंप दीजिए। बाकी पे आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना शासन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 मामले आप हमारे अंडर दे दीजिए। उसके अलावा अब उनको लुभाने के लिए एक नई पेमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ, एक नए भुगतान की शुरुआत की गई जिसको प्रीवी पर्स नाम दिया गया। उनको कहा गया जब आप भारत में मिलेंगे और उससे अगर आपको किसी भी प्रकार का लॉस होगा रेवेन्यू में, तो उसके लिए हम प्रीवी पर्स नाम का भुगतान आपको देंगे। यानी अलग अलग प्रकार से कोशिश की गई कि कैसे भी करके जो रियासतें हैं वो भारत में मिलने को तैयार हो जाएं। इसके अलावा सरदार पटेल ने ये सोचा कि उनकी बात का शायद इतना प्रभाव ना पड़े जितना माउंटबेटन की बात का प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने जाके माउंटबेटन से ये आग्रह किया कि वो एक सभा बुलाएं और सभा में सभी रियासतों के राजाओं को बुला के उनको ये समझाएं कि किस प्रकार से भारत में मिलने के बाद रियासतों को अलग अलग एडवांटेज होंगे, फायदे होंगे। तो इसी क्रम में 25 जुलाई को एक प्रकार की सभा आयोजित की गई, एक मीटिंग बुलाई गई माउंटबेटन द्वारा, जिसमें ये स्पीच दिया गया कि
अगर सभी रियासत भारत में मिलती हैं तो उनको बहुत फायदा होगा, उनके भले के लिए है ये। अब इतने सब के बाद काफ़ी सारी रियासत तो मान चुकी थी, वो भारत में मिल गई थी, परंतु कुछ ऐसी रियासतें अभी भी बची थीं जो रिलक्टेंट थी, नहीं मान रही थी। तो उनके लिए ज़रूरी था डिप्लोमेसी का प्रयोग करना या फिर फोर्स का प्रयोग करना। अगर हम लोग डिप्लोमेसी की बात करें तो भोपाल की रियासत बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल बनाता है। हुआ ये कि यहाँ पे नवाब हमीदुल्ला खान थे और वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो उनका शासन था वो इररिस्पॉन्सिबल था, गवर्नेंस उनकी इररिस्पॉन्सिबल थी, जिसकी वजह से लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, लोग विद्रोह करने लगे। तो हामिदुल्लाह खान जो थे वो सरदार पटेल के पास गए और वहाँ से उन्होंने मदद मांगी। सरदार पटेल ने कहा, भाई ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस पे करो साइन, हम आपकी मदद करने अभी आते हैं। उन्होंने साइन किया, भोपाल भारत का हिस्सा बन गया, यानी वो इंटीग्रेट हो गया इंडिया में। और फिर सरदार पटेल ने उस क्षेत्र में मदद के लिए प्रयास शुरू किए। तो ये एक डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार सरदार पटेल ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से, अपने प्रशासनिक कौशल से भोपाल को इंडिया में मर्ज होने के लिए मजबूर किया। फिर हम चलते हैं तीसरे प्रकार के एक्शन की तरफ, जहां पे बल का प्रयोग किया। इसको यहाँ पे आयरन हैंडेड पॉलिसी लिखा है हमने कि भाई कैरेट्स के बाद अब स्टिक की बारी थी, यानी अनुनय अब बहुत हुआ था, अब बल का प्रयोग करना था। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जोधपुर का एग्जाम्पल। इनफैक्ट जोधपुर को तो हम डिप्लोमेसी में कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जोधपुर में हुआ ये था कि वहाँ पे जो राजा थे हनवंत सिंह राठौर, उन्होंने कुछ कंडीशंस जिन्ना के सामने रखी और जिन्ना को कहा, अगर आप ये कंडीशंस मान लेते हैं तो जोधपुर पाकिस्तान में मिल जाएगा। ये बात पटेल को पता पड़ी, तो पटेल ने हनवंत सिंह को बोला, भाई जो आपने कंडीशन वहाँ रखी है वो सब कंडीशन हम मानने को तैयार हैं, आप यहाँ पे आ जाओ, वहाँ मत जाओ। तो ये बात हनवंत सिंह ने सोची विचारी और अल्टीमेटली सरदार की कंडीशंस उन्होंने एक्सेप्ट की और जोधपुर भी भारत में इंटीग्रेट हो गया। तो इसको आप डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। यहाँ पे अगर बल की बात करें तो जूनागढ़ और हैदराबाद का एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जूनागढ़ में करीब 80% जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे वो हिंदू थी, लेकिन जो वहाँ के नवाब थे वो मुसलमान थे। नवाब चाहते थे कि हम मिल जाते हैं पाकिस्तान में, जनता चाहती थी भाई हमको रहना है इंडिया में। जब ये बात पता पड़ी सरदार पटेल को, तो उन्होंने वीपी मेनन के जरिए जूनागढ़ की 2 छोटे क्षेत्र या फिर राज्य से इस प्रकार से बातचीत की कि उनको मना लिया कि वो भारत में मिल जाएं। ये थे मंगरोल और बाबरियावाड़। अब जब नवाब ने ये देखा कि हमारे रियासत के अंदर ही 2 छोटे क्षेत्र हैं, वो भारत में मिलने को तैयार है और हम नवाब होकर चाहते हैं पाकिस्तान में मिले, तो उन्होंने इन दोनों रियासतों पर अटैक कर दिया। सरदार पटेल को जैसे ही ये बात पता पड़ी, उन्होंने आर्मी के साथ जूनागढ़ पे चढ़ाई कर दी। जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, परंतु कोई मदद नहीं मिली, तो वो पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ पे एक प्लेबिसाइट हुआ, एक जनमत संग्रह हुआ, जहाँ पे 99% से ज़्यादा लोगों ने ये चुना कि वो भारत में रहना चाहते हैं, और इस प्रकार जूनागढ़ का विलय भारत में हुआ। इसी प्रकार से हैदराबाद का भी केस था। हैदराबाद जो रियासत थी, वहाँ पे जो उनके नवाब थे, उन्होंने तय किया कि भाई ना तो हम इंडिया में रहेंगे ना पाकिस्तान में, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। हालांकि समस्या तब हुई जब वहाँ की एक इंटरनल आर्मी, जिसको रजाकार कहा जाता था, उसने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। वहाँ की जनता पे, आसपास की जनता पे वो बहुत अत्याचार करने लगी, एट्रॉसिटीज़ कंडक्ट करने लगी, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश बढ़ गया, जनता ने विद्रोह किया। इसको देखते हुए इंडियन आर्मी को सरदार पटेल ने ऑर्डर किया कि वो वहाँ पे जाए और माहौल को न्यूट्रलाइज करे, उसको स्टेबलाइज करे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। अंततः निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और वो भारत में मर्जर के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से बल की जब भी बात आएगी तो हम यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर डिप्लोमेसी की बात आएगी तो आप भोपाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उससे पहले जब अनुनय या फिर परसुएशन या अपील की बात आएगी, आग्रह की बात आएगी, तो आप लंच पार्टी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों आयाम कवर करने की कोशिश करें, साथ में आप तीनों के साथ जुड़े हुए उदाहरण भी दें। इससे आंसर मजबूत होता है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पूरा आंसर देखा। अब हम देखते हैं सरदार पटेल के साथ जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए यूजफुल साबित हो सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है सरदार पटेल का क्या योगदान रहा, ओवरऑल क्वेश्चन आता है आपका या कंट्रीब्यूशन के बारे में आता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आप इसके भी दो हिस्से कर सकते हैं। एक तरफ तो आप राजनीतिक योगदान लिखिए उनका, एक तरफ आप समाज के प्रति उनका क्या योगदान था ये लिखिए। तो ऐसे आपका एक और आंसर तैयार हो जाएगा। यानी इस वाले आंसर में सरदार पटेल की इंटीग्रेशन की भूमिका तो आपने देख ली। अब अगर ओवरऑल ये क्वेश्चन आए क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आप ये इस प्रकार से सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो 1918 में खेड़ा में एक सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व किया, जहां पे उन लोगों की ये मांग थी कि जब सूखा पड़े, जब ड्रॉट आए, तो किसी भी प्रकार का रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो ये एक उनकी अहम भूमिका थी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था। 1920 पे चलते हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन की बात आ जाती है। यहाँ पे उन्होंने गुजरात विद्यापीठ नामक एक शिक्षा घर की स्थापना की। इसमें हुआ ये था कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट के दौरान जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर रहे थे, अब वो यहाँ पे आके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो ये भी उनका एक अहम योगदान था। उसके अलावा 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने नो टैक्स कैंपेन में भाग लिया। 1931 में कराची सेशन हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको प्रेसिडेंट चुना गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि यहाँ पे कई नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जिसने आंदोलन को नए आयाम, नए डायमेंशंस दिए। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो आगे बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इसमें भाग लें। उन्होंने प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में अहम भूमिका निभाई। हमने पूरा अभी जो उत्तर पढ़ा वो इसी के चारों तरफ था। उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव वर्क में उनकी इम्पॉर्टेंट भूमिका रही। रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। इंडियन सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था उसमें उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको सलाहकार समिति, जो कि फंडामेंटल राइट पे थी, या फिर माइनॉरिटी पे जो समिति थी, ट्राइबल पे या एक्सक्लूडेड एरिया पे जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी, उन सब कमिटीज़ का उनको लीडर बनाया गया, उनको हेड बनाया गया। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आपके पास करीब 7-8 पॉइंट तैयार हो गए। अब देखिए अगर समाज के सिनेरियो को देखें कि उसमें उनका क्या योगदान था, तो सबसे पहले तो सहकारिता का जो विचार था, उनके प्रमुख समर्थकों में से एक सरदार पटेल रहे हैं। 1948 में उदार औद्योगिक नीति प्रस्ताव के दौरान वो एक मुख्य प्रस्तावक रहे हैं, यानी मेन प्रोपोनेंट थे वही। और अगर डिफेंस की बात करें, यानी भारत में रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो उन्होंने बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ दिए हैं किस प्रकार भारत का डिफेंस और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों ये थे सरदार पटेल के कुछ योगदान। हमने इनको दो भागों में पढ़ा, एक था पॉलिटिकल या राजनीतिक, एक था सोसाइटल या फिर सामाजिक। इसमें हमने कुछ पॉइंट पढ़े, इसमें हमने कुछ पॉइंट पढ़े। तो अगर इस प्रकार का सवाल आए तो इसी तरीके से आप इसको अलग अलग आयाम लेके फिर इसके ऊपर अपना उत्तर लिखें, तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना और बढ़ जाती है। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात की गई है कि कैसे बौद्ध साहित्य विश्व में शांति स्थापना के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है दोस्तों वो है डिस्क्राइब या फिर वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब में आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस कथन को पकड़ना है, इसको फैला देना है और इसके साथ जुड़े हुए एग्जाम्पल्स लिखना है जिससे ये कथन सही साबित हो सके। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विश्व में शांति की स्थापना के लिए। आपको ये बात सही माननी है और इसके लिए आपको फैला के अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं।
तो इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले हमको भूमिका बनानी होगी, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओवरऑल बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में लिख सकते हैं कि भाई बुद्धिस्ट रिलीजन जो है या बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, बौद्ध साहित्य जो है वो किस पे फोकस करता है। वो करता है करुणा पे, और वो किस पे करता है, वो करता है शांति स्थापना पे, वो करता है मित्रता पे, वो करता है अमन पे, और वो करता है अहिंसा पे। तो ये आपने भूमिका बना दी कि मैं आने वाले अपने उत्तर में बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध साहित्य का इन सब के साथ एक रिलेशन दिखाने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन एक्चुअली हमसे यही पूछता है, वो पूछता है कि क्या रोल रहा है बुद्धिस्ट लिटरेचर का वर्ल्ड पीस को क्रिएट करने में। तो ये हमारी भूमिका बन गई। भूमिका के बाद अब हम लोग लिखेंगे बुद्धा के बारे में कि बुद्धा को शांति राजा कहा जाता है, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप ये लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म में जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली क्या होती है, वो किस प्रकार से मित्रता, करुणा, अहिंसा को फॉलो करते हुए अपना जीवन जीता है, अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं। फिर हम लोग उनकी टीचिंग के बारे में लिख सकते हैं कि भाई वो क्या क्या सिखाते हैं। जैसे कि उनकी टीचिंग होती है उसमें करुणा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कंपैशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, शांति अहिंसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो टीचिंग के बारे में लिख सकते हैं। फिर हम उसके साथ लिख सकते हैं रेफरेंस, यानी कौन कौन सी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि एक संयुक्त निकाय है जिसमें पीस के बारे में लिखा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये। उसके अलावा महायान बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है या जो उसका दर्शन है उसमें भी शांति स्थापना के बारे में कहा गया है, वो लिख सकते हैं। फिर उसके आगे हम इसमें लिखेंगे कि कैसे पुराने समय में जो बुद्धिस्ट हुए हैं वो राजाओं को कहा करते थे कि भाई आप वॉर का रास्ता छोड़िए, युद्ध ना करिए आप, और शांति की तरफ बढ़िए। और फिर इसी में हम एक राजा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं अशोक का, कि अशोक ने किस प्रकार अपनी जो युद्ध नीति थी उसको बदल दिया और वो धम्मा में भरोसा करने लगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी प्रकार से पूरा सीक्वेंस चलेगा। इधर देखिए उसमें लिखा है कि आपको नाम लिखना ज़रूरी है, सोर्सेज के नाम लिखेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं आपको। उसके अलावा सम्राट अशोक की भूमिका बौद्ध धर्म के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने शांति को फैलाने में भूमिका निभाई है, ये आपको लिखना होगा। तो देखिए जैसे हमने बात की, सबसे पहले हम ये बात लिखेंगे कि किस प्रकार जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है यानी बौद्ध साहित्य है वो जुड़ा हुआ है मित्रता से, अहिंसा से। उसके अलावा आप करुणा के बारे में लिख सकते हैं, आप शांति स्थापना के बारे में लिख सकते हैं। यानी आपको ये दिखाना है कि बौद्ध साहित्य जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। फिर यहाँ पे हमने बताया कि अहिंसा का एक्चुअल में अर्थ क्या है, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें ये समझ में आ गया कि भाई बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध साहित्य को हम लोग आगे शांति से जुड़ा हुआ दिखाने वाले हैं। अब कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि बुद्ध को स्वयं शांति का राजा कहा जाता था। जीवन शैली के बारे में हमने लिखा कि ये एक सामंजस्यपूर्ण जीवन पे केंद्रित है, यानी एक हारमोनियस लाइफ को ये प्रोपोगेट करता है। टीचिंग्स की बात करें तो यहाँ पे करुणा देखने को मिलती है, कंपैशन है, जो काइंडनेस है, सिंपैथी है, जॉय है, या दया भावना, करुणा भावना, सहानुभूति दूसरों के प्रति, इन सब पे ये धर्म केंद्रित है। फिर हम आ जाते हैं रेफरेंसेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल का काम करेगा और यही आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। एक है संयुक्त निकाय, इसमें लिखा है अगर आपको एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया चाहिए तो आपको शांति की स्थापना पर फोकस करना पड़ेगा और इसी दिशा में आपको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर महायान दर्शन में अगर हम लोग बात करें तो उस फिलॉसफी में भी ये अलग से मेंशन किया गया है कि पीस बनाना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड में। फिर बुद्ध चरिता एक तीसरी किताब है जिसमें गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन के बारे में लिखा है और ये लिखा है किस प्रकार उन्होंने अपने दुश्मनों को बिना युद्ध करे सिर्फ अपने अच्छे कर्मों से हरा दिया था, कैसे उन्होंने उन लोगों के ऊपर जीत हासिल की थी। इस वाली किताब में ये लिखा गया है। तो हमने 3 यहाँ पे अलग अलग बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ों का उदाहरण दिया। ये बहुत ज़रूरी है आपके आंसर को मजबूत बनाने के लिए। फिर हम लिखेंगे किस प्रकार से जो बुद्धिस्ट है उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध को टाला जा सके,
राजाओं को इस चीज के लिए परसुएट करने की कोशिश की कि वे अपनी युद्ध नीति को त्याग दें और शांति स्थापना के प्रयत्न करें। अब इसी प्रकार से हम ये जो राजा की बात की, इससे जोड़ देंगे अशोक की भूमिका को कि किस प्रकार से शुरुआत में अशोक बस युद्ध में भरोसा रखता था और बाद में किस प्रकार नीति में बदलाव हुआ और यूनिवर्सल लव एंड कंपैशन यानी कि सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की तरफ उसका ध्यान गया और अपना जीवन उसी तरीके से फिर लोगों को समझाते हुए प्यार की, शांति की, करुणा की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, वो जनता को बताते हुए, उसका प्रचार करते हुए उसने अपना जीवन जिया था। और यहाँ पे हम इस चीज का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अशोक के एक शिलालेख में लिखा हुआ है, शिलालेख नंबर 13 में ये लिखा हुआ है कि अशोक को एक आध्यात्मिक विजय का अनुभव हुआ जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। यानी जो बात मैंने इस पॉइंट में कही है उसको यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया है कि भाई युद्ध नीति से चेंज करके अशोक ने अपनी नीति को अहिंसा और प्रेम की तरफ मोड़ा और उसके बाद ये एक शिलालेख लिखवाया जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस नीति परिवर्तन के बाद एक आध्यात्मिक विजय का अनुभव हुआ। यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये शिलालेख लगाया गया कि अगर आप इस प्रकार की नीति छोड़ के धर्म की नीति अपनाते हैं या फिर शांति की नीति अपनाते हैं तो एक आध्यात्मिक विजय का अनुभव आपको भी होगा। तो इस प्रकार से आप ये पूरा एक सीक्वेंस में आंसर लिख सकते हैं। शुरुआत बुद्धिस्ट लिटरेचर को शांति से जोड़ के करिए, फिर उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पल दीजिए किस प्रकार ये जो चीज़ आपने इंट्रोडक्शन में लिखी है ये सत्य है। तो ये आपके ये एग्जाम्पल्स दर्शाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख और उनकी विषय वस्तुओं पे बात की है। इसको आप अपने किसी भी आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आगे नंबर लिखे हैं ये शिलालेख के नंबर है और पीछे ये लिखा है ये उसका कंक्लूजन है, ये उसकी समरी है कि उस पर्टिकुलर शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। जैसे शिलालेख नंबर 1 में लिखा हुआ है कि पशु की जो बलि देते हैं वो गलत है, उसकी निंदा की गई है, समारोहों पे पाबंदी लगाई गई है। दूसरे शिलालेख में सामाजिक कल्याण के अलग अलग उपाय लिखे गए हैं। तीसरे शिलालेख में लिखा गया है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। चौथे में लिखा गया है रिश्तेदारों को और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति शिष्टाचार के बारे में ये शिलालेख बताता है। समाज में धम्म का क्या प्रभाव है ये भी बताता है। अब देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एथिक्स से संबंधित ये चीज़ आती है कि किस प्रकार अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आप इसको इस बात से जोड़ सकते हैं कि अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों में से चौथे शिलालेख में ये चीज़ लिखी हुई है कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इससे एग्जामिनर को दिखेगा कि आपकी ऑल राउंड नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र जो थे उनकी नियुक्तियों के बारे में लिखा है। छठे में लिखा है कि प्रभावी और सक्रिय प्रशासन के लिए धम्म महामात्राओं को अशोक ने क्या आदेश दिए थे। इसका आप उपयोग कर सकते हैं प्रशासन से संबंधित किसी प्रश्न में। 7वें में लिखा गया है किस प्रकार से विभिन्न संप्रदायों को सहिष्णुता वाली भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस आजकल एक बड़ा मुद्दा है, इस पे क्वेश्चन आना संभावित है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप इस शिलालेख से जोड़ सकते हैं और इसमें आप 7वें शिलालेख का जिक्र कर सकते हैं। 8वें में धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। 9वें शिलालेख में कहा गया है कि जो कर्मकांड होते हैं या जो अर्थहीन समारोह होते हैं वो किसी काम के नहीं है, उन पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। 10वें में ये लिखा गया है कि धम्म के बजाय युद्ध के बजाय धम्म पे आपको ध्यान देना चाहिए। 11वें में इसी धम्म की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसकी व्याख्या की गई है। 12वें में फिर से कहा गया है कि जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं यानी जितने भी अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं उन सबको एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बरकरार रखनी चाहिए, टॉलरेंट रहना चाहिए। 13वें में कलिंगा युद्ध के बारे में लिखा है और 14वें में ये लिखा है कि किस प्रकार एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए, उसकी प्रेरणा, उसका इंस्पिरेशन हमको 14th मेजर एडिक्ट से आता है जो कि अशोका द्वारा लगाए गए थे। तो इनको आप अपने किसी भी उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में, एनरिच करने में बहुत योगदान देंगे।
हमारा तीसरा सवाल दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में है। इसमें यह कहा गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक मिडिल पाथ अप्रोच अपनाते हैं। इसका हमको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे स्टेटमेंट पहले ही दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी इस चीज़ को अपनाते हैं, आपको लॉजिक से उसको सपोर्ट करना है, यानी वही आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कि आप इस वाले स्टेटमेंट को और मजबूत बना सकें। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि भाई जो महात्मा गांधी थे ना तो वो एकदम इस छोर पे थे, मतलब ना तो वो इस एक्सट्रीम को मानते थे ना वो इस एक्सट्रीम को मानते थे, वो एक बीच में से मध्यम मार्ग को मानते थे। यानी वो कहते थे कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिडिल पाथ होता है, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ना ये एक्सट्रीम ना वो एक्सट्रीम। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग कोट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक तरफ बोला कि छुआछूत बिल्कुल ख़त्म करो, अनटचेबिलिटी ख़त्म करो, वहीं दूसरी तरफ वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। अब यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था की छवि हमारे सामने है और जो महात्मा गांधी की सोच थी वो बहुत अलग है। ये हम आने वाले अपने पेपर्स में कवर करेंगे। लेकिन आप ये समझिए, एक तरफ वो छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक तरफ महात्मा गांधी जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनको कहते हैं कि अपनी संपत्ति दान करो, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी एक ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बना के गरीबों के कल्याण के लिए काम करो। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी स्ट्राइक भी करते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसुएशन वाली नीति है, यानी जो हमने पढ़ा था अनुनय वाली, आग्रह वाली नीति है कि वो कह रहे हैं आप ट्रस्टीशिप मॉडल अपनाइए, आप अपनी पूंजी दान करिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक्स भी चल रही हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर उसके बाद आप तीसरा देख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक तरफ तो कहते थे कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से बाहर नहीं जाऊंगा, संविधान और संवैधानिक तरीकों से ही मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन 1920 के कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन में उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा लेना पड़े तो भी हम लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये दिखा सकते हैं कि वो मध्यम मार्गी थे कि ना तो इसी एंड पे स्टिक करेंगे ना इस एंड पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एंड्स चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये जो आपका सवाल है ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, यानी कि आप जो भी इसका इंटरप्रिटेशन लेंगे वो आपका आंसर सही हो सकता है, बस आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। इन 3-4 तरीकों के अलावा भी बहुत अलग तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं, बस ज़रूरी है तो उसको लॉजिकली जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना। यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन में जब भूमिका बनाएंगे तो महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए जो मध्यम मार्ग है उसका जिक्र करके उदाहरण ज़रूर दीजिए। उदाहरण देंगे तभी आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो देखिए शुरुआत में हमने यहाँ पे लिखा है कि वो मिडिल वे थिंकर थे, जो यहाँ पे लिखी हुई है मिडिल पाथ अप्रोच अपनाते थे, वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा हमने ये लिखा है कि उनकी जो अप्रोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था वो अलग अलग चीज़ों से प्रभावित था। किससे? अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य है उनसे, भौगोलिक स्थिति से, सामाजिक विचारों से, अलग अलग चीज़ों से प्रभावित था। तो यानी भूमिका में आपने क्या बताया है कि भाई गांधी जी मिडिल वे थिंकर थे, मध्यम मार्ग के विचारक थे, और आने वाले आंसर में आप इसी बारे में जिक्र करेंगे और इसको एग्जाम्पल देके मजबूत करेंगे। तो देखिए इसको भी हमने अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग आयामों में तोड़ लिया है। सबसे पहले सोशल स्फेयर या फिर सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक तरफ तो छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने को महात्मा गांधी अग्रसर थे, वहीं दूसरी तरफ वर्णाश्रम व्यवस्था का भी वह समर्थन करते थे। तो ये मिडिल पाथ दिखा। उसके अलावा एक तरफ वो कहते थे कि जो भी पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो अपनी इनकम डोनेट करें जिससे कि गरीबों का कल्याण हो। वो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते थे। तो ये जो नीति है ये है परसुएशन की। और वहीं पे यहाँ पे आपको दूसरी नीति दिखती है उनकी स्ट्राइक की। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्होंने की, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात की, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता की तरफ बात की। यानी आप समझिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि
जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए कुछ राशि दान करें। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गरीब को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर अगर मैं पॉलिटिकल स्फेयर की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम तो संवैधानिक तरीकों से ही चलेंगे, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात जब उनको रुख बदलने के लिए मजबूर करते थे तो वो रुख बदलते थे। जैसे 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों को छोड़कर अगर अतिरिक्त कोई और साधन भी अपनाना पड़े तो उसका भी समर्थन किया है। यही चीज़ हमको देखने को मिलती है 1921 में स्वराजिस्ट के सपोर्ट में जब उन्होंने बात की, तब भी उन्होंने एक मिडिल पाथ अप्रोच अपनाई। तो इस प्रकार से उनका जो है मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण हमको, माफ कीजिएगा, मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण हमको दिखता है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पे हमने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो दृष्टिकोण है, आइडियोलॉजीज हैं, उनका एक डिफरेंस आपके सामने रख दिया है। ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के जो आइडियोलॉजीज थे वो कैसे अलग थे, या फिर महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर की आइडियोलॉजीज कैसे एक दूसरे से अलग थी। हमने दोनों ही चीज़ को यहाँ पे आपके लिए टेबल में बना के रख दिया है। इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें तो हमने टॉपिक की बात की है जिस पे हम लोग बात करेंगे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की और एक तरफ महात्मा गांधी की। दृष्टिकोण की बात करूं तो ये बात हमको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस एक मिलिटेंट अप्रोच यानी कि एक उग्रवादी या हिंसक दृष्टिकोण में भरोसा जताते थे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा और सत्याग्रह यही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं। फिर उसके बाद मीन्स वर्सेस एंड की डिबेट। सुभाष चंद्र बोस कहते थे अगर आपको कुछ हासिल करना है तो जिस मार्ग से आप जाओ वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, अगर आपने हासिल कर लिया तो अपने आप सही मार्ग पे ही चले हो। यानी मार्ग का सही होना ज़रूरी नहीं, उद्देश्य को हासिल करना इम्पोर्टेंट है। तो आउटकम कुछ भी हो, माफ़ कीजिएगा, मीन्स कुछ भी हो, अगर आउटकम आपने अचीव कर लिया है तो फिर आप सही रास्ते में हैं। लेकिन महात्मा गांधी का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो ये जो रास्ता आपने चुना है ये भी सही चुनना पड़ेगा। अगर मीन्स सही होंगे तो ही आउटकम सही होगा। यानी मीन्स भी इम्पॉर्टेंट है और आउटकम भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगर विचारधारा की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की वामपंथी विचारधारा या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी। महात्मा गांधी कहते थे जो भी श्रम के द्वारा फल अर्जित किया जाए वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी एक सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए समाज का। रिलीजियस टीचिंग्स की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे आपको रैशनल होना ज़रूरी है, आपको लॉजिकल होना चाहिए, तर्कवाद करना चाहिए। रिलीजियस टीचिंग की कोई ऐसे ज़्यादा महत्व नहीं है अगर आप तर्कवादी हैं तो। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे रिलीजियस टीचिंग्स या धार्मिक शिक्षा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विजन या सोच की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण के वो समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी से भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है, लोकल सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना बहुत ज़रूरी है विलेज लेवल पे, यानी स्थानीय आत्मनिर्भरता आपको अटेन करना पड़ेगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। तो इस तरीके से उनकी सोच औद्योगिकरण में सुभाष चंद्र बोस से कुछ हद तक अलग थी। फिर अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की बात, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि भाई इस समय क्योंकि इंग्लैंड अपने बैकफुट पे है तो ये सही समय है कि भारत को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी कहते थे नहीं, किसी की भी बुरी परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और इंडिया को इसी वजह से कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। शिक्षा के प्रति अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे साइंस टेक को बढ़ावा देना चाहिए, मिलिट्री एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये चीज़ आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस लॉजिक्स, रीजंस, रैशनैलिटी, तर्कवाद, इन सब में बहुत विश्वास रखते हैं।
वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी कहते थे लोकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, इंग्लिश के बजाय लोकल एजुकेशन, वर्नैकुलर एजुकेशन, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। अब हम लोग अगर डिफरेंस देखें महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में, तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम ही है जो हमारे मन में आता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भाई जाति प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए, एनहिलिएशन होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा नहीं भाई ऐसा ठीक नहीं है, कास्ट सिस्टम पूरा खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्यवहारिक बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। उन्होंने वर्ण आश्रम को सपोर्ट किया। अगर गरीबों के या दलित वर्गों के उत्थान की बात करें तो बी आर अम्बेडकर ने कहा ये तो तभी संभव है जब कुछ राजनीतिक बदलाव हो, यानी बिना किसी पॉलिटिकल ओवरहॉल एक राजनीतिक बदलाव के ये संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, इसमें भी व्यवहारिक बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर व्यवहार में आप बदलाव करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो अपने आप जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो कम होंगे। फिर अगर समाज में बदलाव लाने की बात करें तो बी आर अम्बेडकर की ये सोच थी कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो विधि द्वारा या कानून द्वारा ही लाया जा सकता है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं अगर समाज में आपको बड़ा बदलाव लाना है तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए, स्ट्रगल कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप अभी हमने डिस्कस की मीन्स और आउटकम वाली बात, उसको भी सपोर्ट करती है थ्योरी। भाई अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो ये वाला जो रास्ता है, ये जो आपकी जर्नी है, ये नॉन वायलेंस के साथ आपको पूरी करनी होगी। अगर आप वायलेंस करते हैं तो इसका मिलना ना मिलना एक बराबर है। फिर अगर केंद्रीकरण की बात करें तो बी आर अम्बेडकर की ये सोच थी कि एक सेंटर होना चाहिए बहुत मजबूत, और फिर सेंटर से नीचे पावर इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो यानी वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्ष में थे। महात्मा गांधी कहते थे नहीं, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर पावर नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो ही नीचे के ऑर्गन्स यानी कि जो गांव है वो सशक्त बनेंगे। तो महात्मा गांधी डिसेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी में भरोसा रखते थे और बी आर अम्बेडकर एक सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी के समर्थक थे। फिर अगर इलेक्टोरेट की बात करूं तो बी आर अम्बेडकर कहते थे एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए दलित्स को। ये हमने कम्युनल अवार्ड में भी देखा जो 1931 में दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी इसके फेवर में नहीं थे। वो कह रहे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, इलेक्टोरेट सेम ही होगा, उसमें कुछ सीट्स आपकी रिजर्व्ड होंगी तो चलेगा, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने दिखाने के लिए कई अलग अलग मेथड्स भी अपनाए, जैसे कि उन्होंने फास्टिंग की और अल्टीमेटली दोनों के बीच में ही समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात की गई है। देखिए ये जो प्रश्न है ये छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है कि जो सांप्रदायिक हिंसा होती है या कम्युनल वायलेंस होती है ये भड़काई जाती है किसके द्वारा? धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा। फिर एक बार भड़का दिया गया तो इसको शुरू किया जाता है या फिर इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया जाता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स या असामाजिक तत्वों द्वारा इसको शुरू किया जाता है। फिर इसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं और वो इसका समर्थन करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। अब जो है इस पूरी जो चेन बनी है इसको कहीं से पैसा मिलना चाहिए तभी आगे बढ़ पाएगी। तो जो वित्त पोषण होता है इसका ये कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। इस पूरे स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है, यानी आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के बताना है कैसे इसका रोल है, कैसे इसका रोल है, कैसे इसका रोल है और कैसे इसका रोल है। और क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कम्युनल वायलेंस या फिर सांप्रदायिक हिंसा के इर्द गिर्द घूमता है तो हम शुरू करेंगे कम्युनल वायलेंस को डिफाइन करके। इसकी आप डेफिनेशन देंगे, फिर हम जाएंगे कि ये भड़काई जाती है धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा। तो यहाँ पे आप कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं उसको मैनिपुलेट करके उसका उल्टा सीधा बता के ये हिंसा जो है वो भड़काई जाती है। फिर जब ये शुरू हुई तो फिर कुछ असामाजिक तत्व हैं वो चाहते हैं कि हर एक सिचुएशन को किसी हिंसक
परिस्थिति में परिवर्तित कर दिया जाए, तो ऐसे में उनको लगता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अवसर का फायदा उठा के ऐसे असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने का प्रयास करते हैं। अब ये जब हिंसा कुछ हद तक भड़कती है तो कुछ राजनीतिक तत्व हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इसमें अपना फायदा देखते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो देखते हैं कि भाई बाहर से इतना सब हो रहा है, भारत में स्टेबिलिटी कमज़ोर हो रही है, भारत अनस्टेबल हो रहा है, तो इसको देखते हुए वो बाहर से इसको पैसा भेजते हैं, वित्त पोषण करते हैं इसका, जिससे कि भारत में अनस्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस प्रकार से हर एक आयाम पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है। देखिए, तो आप शुरू कर सकते हैं कम्युनल वायलेंस को डिफाइन करके, क्योंकि जो पूरा क्वेश्चन है वो कम्युनल वायलेंस पे ही है, तो डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स में, जैसे कि यहाँ पे एक्टर्स मेंशन है या जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तत्व लिखे हुए हैं, उनके रोल को आप बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने शुरू किया है इस कम्युनल वायलेंस को डिफाइन करके उसकी परिभाषा लिख के। हमने लिखा है कि ये एक प्रकार की ऐसी हिंसा है जहाँ पे कोई एक समूह या एक हिंसक दल किसी एक समूह के प्रति तो अपनी एकजुटता दिखाता है, सॉलिडारिटी दिखाता है, लेकिन किसी और दूसरे सेक्शन को वो प्रताड़ित करते हैं, विक्टिमाइज करते हैं। और इस प्रकार की जो वायलेंस होती है उसे कम्युनल वायलेंस कहते हैं। दो कम्युनिटीज़ के बीच में होती है ये। उसके अलावा जो धार्मिक अंतर होते हैं उससे ये चीज़ और ज़्यादा पनप जाती है, और ज़्यादा इसमें रिफ्ट आ जाता है, और ज़्यादा भड़क जाती है। फिर हम अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल्स पे यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले धार्मिक कट्टरपंथियों की भूमिका पे बात करते हैं कि भाई वो धर्म और संस्कृति में जो थोड़ा बहुत भिन्नताएं होती हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा उठा के तनाव का माहौल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये तथ्यों को विकृत करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं हिंसा को भड़काने में। इनके कारण मॉब लिंचिंग या फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन कि जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं लोगों के, मॉब लिंचिंग होती है, इस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। अब भाई एक बार इन्होंने अपना काम कर दिया तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको इन्हीं अवसरों का तलाश रहती है। जैसे ही इस प्रकार के अवसर मिले वो हिंसा भड़काना शुरू कर देते हैं, बस जलाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाएंगे। फिर इनको समर्थन मिलता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का। कुछ ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता जो देश में अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो इस प्रकार की हिंसा को और हवा देने का काम करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए, कोई अगर पार्टी अपने पार्टी टिकट्स रिलीजियस लाइंस पे देगी, धार्मिक आधार रख लेगी पार्टी टिकट के वितरण का, तो वो पर्टिकुलर एक रिलीजियस ग्रुप को टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में जो बाकी रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो उससे दूर हो जाएंगे और इस प्रकार से जो डिफरेंस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और फिर आखिरी में आता है नॉन स्टेट एक्टर्स। ये वो हैं जो दिखते नहीं हैं, जो अंदर हमारे देश में नहीं बैठे हैं, हो सकता है बाहर भी कहीं हो, लेकिन वो अपने खुद के निहित स्वार्थों के लिए जो हमारे देश में अस्थिरता फैल रही है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं वित्त पोषण के जरिए। जैसे कि आप देखेंगे पाकिस्तान किस प्रकार से पीओके में पैसा भेज के वहाँ के हालात को कभी भी स्टेबलाइज नहीं होने देता। चाइना जो है वही हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों में यह करता है। तो इस प्रकार से आपने चारों ही जो तत्व मौजूद थे वो किस प्रकार से काम करते हैं कम्युनल वायलेंस भड़काने में, इसका पूरा जिक्र किया और आंसर को ऐसे पूरा एड्रेस किया। इसमें आप किसी भी एक को अगर बात करेंगे तो आपका आंसर पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आगे पूछ लिया जाए कि इस कम्युनलिज्म की या सांप्रदायिकता की वजह क्या है, इसके कारण क्या हैं। तो आप इस प्रकार से इनको अलग अलग कारणों में विभाजित करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्टर्स या फिर ऐतिहासिक कारक सबसे पहले डालेंगे। ऐतिहासिक कारक कैसे, देखिए, पहले जो अंग्रेज क्या राजनीति करते थे वो कहते थे फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स वो खेलते थे। वहाँ से कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जब हुई तो ये चीज़ हो गई कि हाँ, अलग अलग वर्ग हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो भावना है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ाती है। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके अलावा यहाँ आप टू नेशन थ्योरी के बारे में लिख सकते हो कि पाकिस्तान की सोच। उसके अलावा आप यहाँ पे बंगाल पार्टीशन के बारे में लिख सकते हो। और पीछे अगर आप जाओगे तो किस प्रकार से गजनी ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को
ध्वस्त कर दिया। औरंगज़ेब ने किस तरीके से जो अकबर की रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी थी उसको ख़राब कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसको रिवर्ट कर दिया। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि वोट बैंक के लिए लोग इन डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं और एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। उसके अलावा लगातार आप देखते हैं कि इलेक्शंस के आसपास ये आमतौर पे भी हेट स्पीचेस कितनी कॉमन हो गई है। ऐसे भाषण जो किसी एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के लिए घृणा को दर्शाते हैं वो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं और वो एक वजह होती है जिससे कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को और हवा मिलती है। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स है कि इतने ज़्यादा इनइक्वालिटी मौजूद है, पॉवर्टी मौजूद है, वो भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। लोगों को ये फील होने लगता है कि भाई हम लोग इस देश में हैं तो ये कम्युनिटी तो बहुत अच्छे से फल फूल रही है और हम जो इस एक कम्युनिटी में हम लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं। तो इस वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटी है, ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अहम योगदान निभाती है। फिर कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जैसे कि बीफ कंजम्पशन, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कई बार हमने देखा है कि इसके चलते मॉब लिंचिंग होती है, ये जो डिवाइड है उसको और ज़्यादा वाइड कर देता है। कई बार जबरन धर्म परिवर्तन होते हैं, उससे भी एक समूह में दूसरे समूह के प्रति घृणा की भावना, नफरत की भावना फैलती है। तो ये आपने फैक्टर्स देखे। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले जिज़िया टैक्स लगता था, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। किस तरीके सांप्रदायिकता अलग अलग रूप ले सकती है आप यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान के तौर पे, फिर ऑल इंडिया हिंदू महासभा का बनना, पंजाब हिंदू महासभा का बनना, ये भी सांप्रदायिकता के एक पहलू को दर्शाता है। अलग अलग मूवमेंट्स हुए जैसे कि शुद्धि मूवमेंट मतलब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके अलावा वहाबी मूवमेंट, ये भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को दर्शाते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल अपने किसी भी सांप्रदायिकता से जुड़े हुए प्रश्न में लिख सकते हैं। ये हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। फिर कुछ इंसिडेंट्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो पार्टीशन के आसपास 1947 में हमने कम्युनलिज्म की एक लहर देखी थी। एंटी सिख राइट, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ये हमको देखने को मिले थे। उसके अलावा कश्मीरी हिंदू पंडितों का जो मुद्दा चल रहा है वो भी एक सांप्रदायिकता की झलक दर्शाता है। तो ये जो सांप्रदायिकता है इसको हमको किस प्रकार से टैकल करना चाहिए? सबसे पहले तो सेक्युलर या फिर एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। क्या परिवर्तन? शुरू से ही लोगों को वैल्यूज सिखानी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कंपैशन, मानवता, इस प्रकार के वैल्यूज़ उनमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। बल्कि सिलेबस में ये चीज़ें होनी चाहिए। जो एजुकेशन है उसको सेक्युलर बनाना चाहिए, ना कि धार्मिक, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का दृष्टिकोण जिस अनुसार विकसित होगा आगे जाके वह वही चीज़ सब जगह प्रोपोगेट करेगा। एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, एक मौलिक कर्तव्य है, उसका पालन हमको करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करके। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता के इम्प्लीमेंटेशन की सख्त ज़रूरत है। यह है क्या? बेसिकली एक कानून है जो सभी धर्मों पे अप्लाई होगा। उनकी शादी संबंधित, डिवोर्स संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित, इन सभी मुद्दों पे उनका खुद का धार्मिक कानून ना लग के समान नागरिक संहिता लगेगी। तब एक सेक्युलरिज्म एक्चुअल सेंस में रियलाइज हो पाएगा और सांप्रदायिकता कुछ हद तक कम होगी। मीडिया की भूमिका का हम यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं, किस प्रकार मीडिया को इस्तेमाल करके हम लोग धार्मिक सद्भाव को बढ़ा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आप मीडिया को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एक वेपन का, एक टूल का, एक व्हीकल का काम कर सकती है जो धार्मिक सद्भाव को बढ़ाए। तो दोस्तों अपने इस पार्ट में हम यहीं तक के सवालों को डिस्कस करेंगे। आने वाले पार्ट्स में इस पूरे पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। आप इस डिस्कशन के दौरान मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।